बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अलियनिक सैयद। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे, जहां भी होंगे हिफाजत से होंगे। ब्रांड न्यू वीक है, ब्रांड न्यू शो है, हम हाजिर हैं बहुत सारी खबरों के साथ, बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है आपके साथ। लेकिन सबसे पहले मौसम की बात करते हैं। क्या शानदार मौसम है। लाहौर का मौसम इतना हसीन हुआ है और अभी बताया जा रहा है कि बलाई इलाकों में एक सिस्टम दाखिल है जो कि कल तक भी बारिश बरसाता रहेगा। मगर भी हवाओं का एक नया सिलसिला है जो दाखिल हो चुका है। और कल रात से जो मौसम है इतना कोई शानदार है। खुसूसी तौर पे लाहौर के मौसम की अगर हम बात करें, हल्की हल्की बारिश हुई लेकिन हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि उसकी वजह से जो गर्मी का एक पूरी वो शिद्दत थी वो बहुत कम हो गई और बहुत ठंडा ठंडा सा मौसम है। खासतौर पे आज की सुबह बड़ी खूबसूरत थी। आपको पता है पंजाब में ट्रेंड है कि छतों पर भी सोते हैं कुछ लोग। उनका ही कहना है कि उनको बाकायदा जो लिहाफ लेकर सोना पड़ा और ठंड हवा में खुनकी महसूस हो रही थी। बिल्कुल वापस अपने कमरों में जाना पड़ा है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। अच्छा, वी एक्सपेक्ट कि ईद पर भी कुछ ऐसा मौसम रहे, हम दुआ कर सकते हैं इसके लिए। जरा तफसील से गुफ्तगू आगे चलकर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ईद पर मौसम कैसा होने वाला है। जनाब आगे बढ़ते हैं, जरा आगाज कर लेते हैं, सेलिब्रेशंस की बात कर लेते हैं जो मार्का हक की 1 साल मुकम्मल होने पर हुई। पूरे मुल्क में हर जगह पर तकारीब मुनाकिद की गई और ख़ास तौर पर गुज़िश्ता रोज़ जो पुरवकार तकरीबात हुई उसमें पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में जो पुरवकार तकरीब थी उससे सदर आसिफ अली जरदारी ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि जी भारतीय जारियत पर पाकिस्तान के जवाब को तारीख का सुनहरी बाब करार दिया जाना चाहिए। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 10 मई को जो मार्का हक से मंसूब करने का ऐलान कर दिया, ये भी बड़ी ज़बरदस्ती चीज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन भी पेश किया और उन्होंने कहा कि ये उनका विजन था जिसके तहत हमें इतनी बड़ी कामयाबी मिली है और इसके साथ साथ फील्ड मार्शल की दरेराना क़यादत को सुनहरी हरूफ में याद रखा जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मार्का हक में शानदार फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ में तकरीब से खिताब में कहा कि हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। दुश्मन ने दोबारा जारियत की तो पहले से ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल होता ही मिटने के लिए है। दुश्मन ये जान लें कि पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक, दूर रस और तकलीफदेह होंगे। मार्का हक महज 2 ममालिक या अफवाज के दरमियान लड़ी जाने वाली रवायती जंग न थी बल्कि दर हकीकत ये 2 नजरियात के दरमियान एक फैसला कुन मार्का था जिसमें अल्लाह के फजल से हक फतहयाब और बातिल हजीमत से दोचार हुआ। 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी शब से 10 मई तक दुश्मन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई हदूद की खिलाफ वर्जी करके हमारे कौमी अज़्म वक़ार को आज़माने की नाकाम कोशिश की, जिसका मुंह तोड़ जवाब पूरी कौमी वहदत और अस्करी क़ुव्वत से दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हर बार पाकिस्तान ने दुश्मन के गलत अंदाज़ों को न सिर्फ बेनकाब किया बल्कि उसे हर बार शिकस्त फाट से दोचार किया। तो जनाब आपने खिताब सुना और बहुत ही पुरवकार तकरीब थी, खासकर वो तकरीब जो स्टेट लेवल पर हुई हैं। इसी पर हमने बात करनी है। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। आमिर साहब बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो यहाँ मौसम बड़ा खुशगवार है, मूड भी बड़ा खुशगवार है और ख़ास तौर पर वो 1 साल मार्का हक का मुकम्मल हुआ है उस वजह से और भी ज़्यादा खुशगवार तबीयत है। आप बताएं। बिल्कुल, इस्लामाबाद में मौसम भी खुशगवार है, तकारीब भी बेहतरीन हुई हैं और जाहिर है कि फिर भारत जैसे दुश्मन के कामयाबी हमने उसके ऊपर हासिल की और 1 साल उसका मनाया और बेहतरीन तकारीब मुल्क भर में चप्पे चप्पे पे हुई। तो जाहिर है कि फिर बंदा खुश तो होता ही है। बाकी कुछ मामलात दूसरे हैं जिनसे परेशानी आती है, लेकिन बहरहाल ये जो खुशी है इसका अपना ही एक रंग है। अच्छा, खुशी के साथ हमने पैगाम भी दिया है और वो पैगाम यही था फील्ड मार्शल साहब की जानिब से कि हम पहले से भी ज़्यादा तैयार है और ऐसा कोई मिस एडवेंचर जो पहले वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की सूरत में करते रहे, दोबारा उन्होंने किया तो उसका मुंह तोड़ और ज़्यादा सख्ती से जवाब दिया जाएगा। जी, उन्होंने कहा मल्टी डोमेन में हम तैयारी कर चुके हैं। हमारी नई फोर्स, रॉकेट फोर्स भी तैयार है, डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर भी तैयार है और जो कुछ हमने 1 साल पहले दिखाया था तो हमने ये बात बताई थी कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो इस कदर ज्यादा है
कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि बड़ा वाज़ेह तौर पे फौज जवाब दे चुकी है कि हम इंडिया को पीछे से मारना शुरू करेंगे। फ्रंट पे तो हमारे सामने है ही। तो ये हमारी माशाल्लाह कुव्वत का इजहार है कि हम दावा कर रहे हैं एलानिया कि अगर तुमने मिस एडवेंचर किया तो तुम्हें, यानी पीछे से मारते हुए फ्रंट से तो मारेंगे मारेंगे, बीच में कुचल देने वाली बात है। ये एक्चुअली उन्हें समझा देने वाली बात है। जो बात DGISPR ने भी कही ना, वो जो पानी के इशू पे, कि ये 1 मिनट का मामला है। तो अगर हम यहाँ बैठ के इनके चलते हुए डैम बंद कर देते हैं और बंद डैम को चला सकते हैं, तो जो हमारा पानी बंद करने के लिए वो सोच रहे हैं, जो एक्ट ऑफ वार है, तो फिर उन डैमों का रहना तो नामुमकिन हो जाएगा ना। ये बात इनके समझने की है सिर्फ, कि हम बता रहे हैं पैसे ना लगाएं इस काम पे, इनके गले पड़ जाएंगी सारे पैसे और मामलात भी खराब हो जाएंगे। तो ये सिचुएशन इंडिया के समझने की है। पाकिस्तान के मामलात को दुनिया समझ चुकी हुई है। सऊदी अरब के साथ हमारा एक बेहतरीन डिफेंस का पैक्ट हो चुका हुआ है और दुनिया इसी बात को समझ रही है कि पाकिस्तान ने जो वारफेयर जदीद पब्लिकली शो किया, जिसमें सैटेलाइट के साथ हमने साइबर वारफेयर किया, राफेल को फेल किया। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि हमने 4 एटमी कुव्वतों को शिकस्त दी इस एक जंग में, कि राफेल थे फ्रांस के, आपको पता है, रशिया के S-400 भी था और उनके तैयारे भी थे, इसराइल आया हुआ था इंडिया के साथ मिलके। तो 4 एटमी कुव्वतों को हमने बैक वक्त उनके सामान समेत जब शिकस्त दी है, तो ये बात मोदी साहब के समझने की है कि बातों से नहीं बात बनती, अमली तौर पे हमने दिखा दिया है कि फिर हम भूतों के साथ करते क्या है। बिल्कुल। अच्छा आमिर साहब, हम यही कह रहे हैं कि भारत को समझ जाना चाहिए, जिस तरह से DGISPR ने भी कहा और जिस तरीके से फील्ड मार्शल साहब ने भी कहा कि अभी हमने कुछ भी अपनी ताकत का मुजाहिरा नहीं किया, ये सिर्फ 15% हमने दिखाया। और जिस तरह से आप कहते हैं कि डॉक्टर कदीर वाला माल तो अभी पड़ा हुआ था, लेकिन ये चीज़ उनकी समझ में कब तक आ जाएगी? जिस तरीके से वो प्रॉक्सीज के साथ मिलकर यहाँ दहशतगर्दी करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको आगे करके अपना जो मकसद है, जो अपने मजमूम अज़ाइम हैं, उनमें कामयाब होना चाहते हैं, तो अब क्योंकि हम उस तरफ भी अब आगे हैं और वहाँ भी हम एक और ऑपरेशन हमारा चल रहा है जिसकी अपडेट्स गाए बगाए मिल रही हैं, आपको क्या लगता है इससे उन्हें सबक मिलेगा? देखिए, किराए के कातिल अवेलेबल हैं पैसे की सूरत में, फितरतुल हिंदुस्तान और फितरतुल खवारिज, और उन्होंने कल हमला भी किया बन्नू के अंदर, बड़ा खौफनाक किस्म का। अब बात पता क्या है? बात यह है कि ये तो फिर हमारी कौम सेक्रीफाइस करती भी आ रही है, हमारे नौजवान अफसर जवान सब शहादतें दे रहे हैं, सिविलियंस दे रहे हैं, लेकिन हम घबरा नहीं रहे, क्योंकि हमें ये पता है कि हमें जीतना कैसे है। तो इनको तो हम मारेंगे। आपको पता है फतेह 5 तक हम चले गए हैं, फतेह 1 मारा था हमने। तो ये देख लें कि समुंदर हो, हवा हो, जमीन हो, हमने इनको कहीं पे नहीं छोड़ना और सैटेलाइट से हम इनको चेक कर रहे हैं। और उसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हमने ताक के इनके किसी सिविलियन जगह को निशाना नहीं बनाया, हमने इनकी एयर बेसिस को निशाना बनाया, ब्राह्मोस की बैटरियां उड़ा के रख दी थी जो इनके पास सुपरसोनिक मिसाइल थे। तो हमने चीजें दिखा दी थी कि हम आपको कहीं पे भी नहीं छोड़ेंगे। आपके टेलीफोन नहीं इस्तेमाल हो रहे थे 1 साल पहले दिल्ली में बैठे हुए, प्राइम मिनिस्टर परेशान बैठा था मोदी कि करूं तो किससे बात करूं और क्या करूं। तो 4 घंटे के बाद अमेरिका की, अब तो कल फील्ड मार्शल ने सारी बात खोल दी ना कि अमेरिका की मिन्नत जाके करनी पड़ी इन्हें। और मुझे तो याद है पिछले साल जब हुई तो हमने पूछा कि ये क्या था इंडिया के साथ, इनकी फौजों के साथ, तो जवाब ये आया था कि वो भी सिपाही हैं और हम सिपाही की तजलील नहीं करना चाहते, बस जितना हुआ है काफी है। तो ये एक ग्रेसफुल रिएक्शन था हमारी अफवाज की तरफ से कि हमने दुश्मन की भी इज्जत की, हमने अपनी लड़ाई लड़ी, जीती, लेकिन हमने उनकी सिपा की इंसल्ट नहीं की। बिल्कुल। और इसके साथ साथ हमारे पास रडार पर उनके सारे जहाज मौजूद थे और हमने फिर भी रिस्ट्रेन शो किया, उसमें भी बताया कि हम वो मजीद भी गिरा सकते थे, लेकिन रिस्ट्रेन शो करना ऐसे मौके पर इसी सूरत में सामने आता है कि सीज फायर हो जाता है, जंगबंदी हो जाती है और समझ आ जाती है दुश्मन को कि आप कैसा जवाब दे सकते हैं। आमिर साहब, तकरीबात हुई हैं स्टेट लेवल पर, बड़ी पुरवकार तकरीबात थी, कुछ अहवाल बताएंगे उसका? देखिए, सुबह GHQ में थी जहां फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब किया, जिसके ऊपर हमने डिस्कशन भी की। फिर कल शाम को पाकिस्तान मॉन्यूमेंट जो शक्करपड़िया के ऊपर बनाया गया है, वहां पे सारी पाकिस्तान की क़यादत मौजूद थी, सिविल मिलिट्री सब थे, प्राइम मिनिस्टर का और सदर आसिफ अली जरदारी का खिताब था। प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह तौर पे ऐलान किया कि हर साल ये यौम मार्का हक मनाया जाएगा, लेकिन बगैर तातील के। तातील से मुराद हमारी कौम को छुट्टियों की बहुत आदत होती है ना, हर मामले में हम कहते हैं बस छुट्टी कर दो। तो और खुद शहबाज शरीफ साहब जब तक वजीर आला थे तो छुट्टियों के बड़े सख्त खिलाफ थे, आपको पता है। जब से वो PM बने
तो बिल्कुल चेंज नजर आए कि छुट्टियां बहुत ज्यादा दी हैं। तो शायद इसी वजह से उन्होंने कह दिया कि बगैर तातील के हम ये मार्का जो दिन है हम इसको मनाया करेंगे। तो उस वक्त तक वो जो नई यादगार भी बन रही है इस्लामाबाद फैसल एवेन्यू पे, एक्सप्रेसवे पे, तो वो भी इंशाल्लाह तकमील हो जाएगी, मुकम्मल आ जाएगी सामने दुनिया के। और 14 अगस्त को हम, जैसे DGISPR ने कहा था कि परेड में दुनिया को बहुत कुछ नया दिखाएंगे, तो एक स्पेशल परेड भी होने जा रही है। तो तैयारियां मुकम्मल हैं, हम हर तरह से तैयार हैं कि पाकिस्तान के दिफा पे हम गाफिल नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हो, जब तक आपका दुश्मन और दोस्त सब ना समझते हो कि इनके पास पावर मौजूद है, आपकी इज्जत नहीं होती। तो इज्जत तो पाकिस्तान ने अपने जोरे बाजू पे, अपनी मुसल्लह अफवाज पे, अपनी हुकूमत पे, अपने अवाम पे, जो वो बार बार हम कहते हैं, तो सब ने मिलकर जंग लड़ी थी। तो सब ने जब जंग लड़ी तो अल्लाह के फजल से हमें कामयाबी भी हुई। और यही मुसलमान का एक शेवा भी है कि हमें तो कोई खौफ नहीं है, क्योंकि हमारी तो है ही यही कि मरना है, जान देनी है, शहादत देनी है। तो इसके आगे फिर एक नई अल्लाह ताला की तरफ से दुनिया बनाई गई है, तो मुसलमान पीछे नहीं, खौफजदा नहीं होता। तो इनके पास तो यही होता है कि मर गए तो क्या करेंगे, तो फिर देखें, हमने तो अपना काम कर दिया है। अब आगे हमारे लिए चैलेंजेस हैं, बहरहाल वो हैं हमारे इक्तिसादी मसाइल मुल्क के लिए, जो ओहदा बरा होना चाहिए हुक्मरानों को, ये उनकी जिम्मेदारी है कि अब उसका हल निकालें। राइट। अच्छा आमिर साहब, इस सारे सिनेरियो के बाद, यानी 10 मई 2025 के बाद से अगर हम इस रीजन में देखें, पावर डायनामिक्स बदल गए हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहले इस जंग में जो है अपना वो सबको पावर शो की और बताया कि किस तरह से दुश्मन का क्या हाल किया जा सकता है, और उसके बाद फिर जो हमने मीडिएशन करवाई और अपनी डिप्लोमेसी दिखाई कि किस तरीके से पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर सकता है, उसके बाद से फ़र्क है 10 मई 2025 से पहले के पाकिस्तान में और अब के पाकिस्तान में, क्या कहेंगे आप? देखें कि इंडिया कहता था हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, और पाकिस्तान ने जब सिचुएशन तब्दील की तो पाकिस्तान ने कहा कि हम स्टेबलाइजर हैं खित्ते के अंदर सिक्योरिटी के हवाले से, और गल्फ पूरा हम पे एतमाद कर रहा है, ईरान एतमाद कर रहा है, पूरी दुनिया समझती है कि हम ठीक जा रहे हैं। तो ये एक नया सेटअप सामने आया है पाकिस्तान का। आज आप देखें, कल जो सऊदी इंटेलिजेंस चीफ थे तुर्की अल फैसल, उनका भी एक मजमून छपा है वहां पे अरब मीडिया में, और उसमें भी वो ये कह रहे थे कि बुनियादी तौर पे जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया कि गल्फ ममालिक ईरान पे हमला न कर दें, चूंकि ये काम इसराइल चाहता था। और ये पाकिस्तान थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे जब वहाँ आई थिंक 19 मार्च को एक मीटिंग थी स्पेशल वज़ीर खारजा की सऊदी अरब में, जहां एक मुल्क ने तो कहा कि इनके ऊपर एटम बम भी चलाना पड़े तो चलाएं, ये पूरे खित्ते को तबाह कर रहे हैं। जो UAE की तरफ से गालिबन बात आई थी सामने, लेकिन इसहाक डार साहब ने सबको समझाया कि ये तो हम इसराइल का मकसद हल कर देंगे जब हम इस पे हमला करेंगे, तो लड़ाई तो हमारी आपस में हो जानी है। और सऊदी अरब ने साथ दिया, बाकी उम्मत मुस्लिमा ने, सारों ने समझ गए, और सऊदी अरब के ऊपर ज़ाहिर है हमले भी हुए, लेकिन पाकिस्तान ने ईरान को भी बात समझा दी तरफ से। गल्फ ममालिक पे जिस पे भी हमला हुआ तो हमने उसकी मजम्मत की, जिस तरह हम इसराइल और अमेरिका के हमले की, ईरान पे हमले की मजम्मत कर रहे थे, तो ईरान की तरफ से जो हो रहा था, तो ये बात समझ आ गई और बड़ा इस्तेकाम आया उसके नतीजे में, वरना तो जो डिजाइन था वो तो हो चुका होता। बिल्कुल इस वक्त तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी होती। बिल्कुल ऐसे कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। अच्छा आमिर साहब, इस वक्त तजावीज़ आपको पता है कि मुस्तरद हो रही हैं, कभी ईरान की जानिब से, कभी अमेरिका की जानिब से। हम मुज़ाकरात पर कहाँ खड़े हुए हैं और दोनों फरीकैन को कहाँ तक ला सकें? देखें, कल जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना कि मुझे अभी फील्ड मार्शल ने बताया और पूरी कौम को बताया सामने कि हमारे पास तजावीज़ आ गई हैं, बेशक सदर ट्रंप ने उनको नाकाफी करार दे दिया, रिजेक्ट कर दिए हैं, लेकिन हमला नहीं हुआ। आप ये देखें ना, हमले के लिए तो वो तैयार बैठे हैं। तो जब तक ये हमला नहीं होता तो ये इस्तेकाम लाने की कोशिशें, मुफाहमत की कोशिशें, ये खत्म नहीं हो सकती और ये चलेंगी। खुदा ना खास्ता लड़ाई होती है तो तब भी एंड पे तो बातचीत होनी है। तो पाकिस्तान का ना किरदार खत्म हुआ है, ना पाकिस्तान पीछे हटने को तैयार है इस बात से कि खित्ते में अमन आए और अमेरिका और ईरान के दरमियान एक पायदार अमन का मुआहदा हो जाए, जिससे ईरान को भी फायदा हो, अहले ईरान को भी फायदा हो, और अमेरिका की भी जो अशकशोई वो चाह रहे हैं, जाहिर है उनके लिए बहुत मुश्किल बन गई है। जंग में हिस्सा तो वो ले बैठे हैं, लेकिन टूटी अमेरिका की तो मिड टर्म इलेक्शन सदर ट्रंप के वो कैसे चलेंगे, तो ये रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। हम इसमें नाउम्मीद नहीं और ना हमें नाउम्मीद होना चाहिए।
बिल्कुल ठीक। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद थे और पूरी जो सिचुएशन है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे। और जदीद अफसानों के मुनफरिद और बेबाक मुसन्निफ सादत हसन मंटो के, जिनके मद्दा आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। 11 मई 1912 को लुधियाना में पैदा होने वाले सादत हसन मंटो ज़माने की तलखियों को अल्फाज में पिरोने का ऐसा फ़न जानते थे जो शायद ही किसी और को मालूम हो। सादत हसन मंटो ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तालीम को अधूरा छोड़कर फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया और ऑल इंडिया रेडियो के लिए ड्रामे और फीचर लिखना शुरू कर दिए, जबकि मुतादिद रसालों में कहानियाँ और बेशुमार मुकालमे में तहरीर किए। माजी की रिवायात से बगावत, मुआशरे की तल्ख तस्वीर कशी और इंसानी फितरत के मुतनाज़े पहलुओं पर जुर्रतमंदाना इजहार उनकी तहरीरों की खासियत थी। और इसी पर जो उन्होंने अपने कलम से लिखा, ख़ास तौर पर तहलील नफ्सी या ज़हनी हिजनात और फितरत इंसानी के इम्तिजाज की अक्कासी करने वाला एक ऐसा नादिर नमूना था जिसने उन्हें शोहरत के साथ साथ बहुत सी मुश्किलात से भी दो चार कर दिया था। मंटो के मज़ामीन का दायरा माशरती तकसीम की लाकानूनियत और तकसीम हिंद से कबल और बाद में होने वाली इंसानी हकूक़ की पामाली रहा। इसके साथ साथ मंटो ने ऐसे मौज़ूआत को मखसूस तौर पर उभारा जो हिंदो पाक की सोसाइटी में माशरती तौर पर गुनाह तस्वुर किए जाते थे। उनकी तहरीर करदा अफसानों में हाशिए, लाउड स्पीकर, ठंडा गोश्त, खोल दो, गंजे फरिश्ते, शिकारी औरतें, नमरूद की खुदाई, काली शलवार और यजीद बेपनाह मकबूल हैं। माशरे के ढके हुए और पस पर्दा गुनाहों पर कलम कुशाई करने वाला मंटो जनवरी 1955 में आज ही के दिन इस दुनिया से रुखसत हो गए और उन्होंने अपनी कब्र का जो कतबा था वो भी खुद ही तहरीर किया था। तो आज हम उनको याद कर रहे थे, एक छोटी सी ट्रिब्यूट उनके लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हम जानते हैं कि कामयाबी सिर्फ बड़े शहरों या अमीर घरों की मिरास नहीं होती, बल्कि वो उन लोगों के कदम चूमती है जो ख्वाब देखने के साथ साथ उनके लिए जद्दोजहद भी करते हैं। हरीपुर से ताल्लुक़ रखने वाली एक मेहनतकश टेलर मास्टर की बेटी कंदील मुर्तज़ा ने पूरे पाकिस्तान को फ़ख्र का एक नया लम्हा दे दिया है। मेडिकल की होनहार तालिबा कंदील ने 17 गोल्ड मेडल्स हासिल करके शानदार रिकॉर्ड बनाया और ये सिर्फ मेडल्स की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे बाप की जिद्दोजहद की दास्तान भी है जिसने कपड़े सीकर अपनी बेटी के ख्वाबों को जिंदा रखा है। ये एक बेटी की उन बेशुमार रातों की मेहनत है जो उसने किताबों के साथ गुजारी ताकि एक दिन अपने वालिदैन का सर फख्र से बुलंद कर सके। कंदील की कामयाबी उन तमाम नौजवानों के लिए एक पैगाम है जो वसाइल की कमी को अपनी मंजिल की रुकावट समझते हैं और अगर इरादे मजबूत हों, मेहनत सच्ची हो और वालिदैन के साथ दुआएं हों तो छोटे घरों से निकलने वाले बच्चे भी तारीख रकम कर देते हैं। मजीद कंदील हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। कंदील हमारे साथ मौजूद हैं। कंदील, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप कैसी हैं? और आपको एक नहीं, दो नहीं, 17 गोल्ड मेडल्स लेने पर हमारी तरफ से मुबारकबाद। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इंटरव्यू का मौका दिया है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल थी और मेरे लिए तो बहुत एजाज़ की बात है कि मैंने 17 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। और लेकिन मेरा मकसद कभी भी सिर्फ ये गोल्ड मेडल हासिल करना नहीं था कि मैं स्टार्ट से बस मेरा ये मकसद था कि मैं जो भी कहूँ अच्छे से पढ़ूँ, उसको सही डीप गहराई तक पढ़ूँ ताकि फ्यूचर में मैं इसको इम्प्लीमेंट ठीक कर सकूँ। तो मेरे लिए और मेरे ख़ानदान के लिए, मेरे वालिदैन के लिए बहुत ही ज़्यादा एजाज़ की बात है और मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है और जो मैं अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा। और मैं अपनी पेरेंट्स के लिए अपने साथ साथ बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार कि मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं जितनी भी कामयाबी हासिल की, ये सिर्फ उनकी मेहनत और दुआ राइट। यू मेड अस ऑल प्राउड कंदील। अच्छा, ये बताइएगा कि अपनी तालीम के बारे में बताएं, कहाँ से शुरुआत हुई और इतने गोल्ड मेडल्स, जैसा कि आपने बताया कि आपका टारगेट नहीं था, तो टारगेट क्या था? मैं बेसिकली यहीं में पैदा हूँ। मेरी बेसिक एजुकेशन थी जब मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स इंटरनेशनल मॉडल हाई स्कूल बाई पोस्ट से अपना मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और फिर मैंने FTC गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन्स में हासिल किया और फिर उसके बाद मेरा ओपन मेडिकल टैबलेट गर्ल्स मेडिकल कॉलेज पेशावर में एडमिशन। मैं 2023 की ग्रेजुएट और मैं बेस्ट ग्रेजुएट ऑफ 2020 और मैंने 17 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं और ये मैंने हर ईयर टॉप करने का, फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर MBBS तक मैंने टॉप किया, उसके मुझे गोल्ड मेडल्स मिले। उसके अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट्स में टॉप करने पर भी मुझे गोल्ड मेडल मिली और एक मैंने बेस्ट ग्रेजुएट होने का तजुर्बा।
इसके अलावा KFU में भी मैंने 2 पोजीशंस ली, 5 गोल्ड मेडल चीज, तो कपल में ना कि मैं इस तरह। और जिस तरह आपके पास ये नहीं मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आपका क्या हदफ था कि आपने 17 गोल्ड मेडल जीतने, मैंने कभी भी सिर्फ मेडल जीतने के लिए स्टडी नहीं, बल्कि मैं तो स्टार्ट से जब मैं MBBS में आई थी तो मेरा यही मकसद था कि मैं जो भी पढ़ूँ अच्छे से गहराई से पढ़ूँ, ताकि मैं फ्यूचर में जाके इसको आगे अपनी विशेष के लिए कर सकूँ। और ये है कि जब आप लोग खुद मेहनत करते हैं और आपके अपने मकासद को पूरा करने के लिए आप जदोजहद करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए खुद रास्ते पैदा। मेरा मकसद भी यही था कि मैं अच्छे से मेहनत करूँ और अच्छे से स्ट्रगल करूँ, और अल्लाह ताला ने मेरे जिस मकासद को पूरा करने में बहुत ज़्यादा मुझे कामयाब किया है। और उस चाहिए कि मेरे पेरेंट्स की उनकी दुआओं की वजह से, मैंने साथ साथ ही मेहनत की वजह से अपनी कामयाबी से, और मैं अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपने वालिदैन को, अपनी फैमिली को। ज़बरदस्त। अच्छा कंदील, ये बताएं क्या है आगे मुस्तकबिल में इरादे, क्या फ्यूचर गोल्स हैं आपके? Currently, I'm working as a veterinary medicine resident at Ghaziabad Medical Complex, Peshawar. ये मेरी फुल years की ट्रेनिंग है। इसके बाद इंशाल्लाह I'm planning to do my super specialty। और इसके अलावा I'm interested in doing different types of researches and audits। मेरा मकसद यही है कि मैं अपने स्टडी की जर्नी को कंटिन्यू रखूँ और अपनी फ्यूचर में अपने पेशेंट्स की हेल्प कर सकूँ, अपने मुल्क का, अपनी सोसाइटी का, अपने वालिदैन का नाम रोशन। राइट। कंदील, आपके दीगर बहन भाई क्या करते हैं? टोटल 4 बहनें और 1 भाई है। मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है और उन्हें PhD भी है इन कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एंड currently she just came back and receiving the joining as an associate professor in Cambridge University, Islamabad. And my second sister is an inspector in Federal Investigation Agency, Islamabad, and the third one is me. And my fourth is my brother, and he has completed his BS in Electrical Engineering from Concept University, Ahmedabad. And my little sister is doing her MBBS from Khyber College, Peshawar, and currently अरे वाह, सबके सब माशाल्लाह इतने कामयाब हैं आप लोग। आपके वालिदैन तो खुशी से निहाल होते होंगे जब मज़ीद कामयाबियाँ इस तरह की अपनी औलाद की देखते हैं, वालिदैन तो बड़े खुश होते हैं। अच्छा कंदील, आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया, आपके दीगर बहन भाइयों को सपोर्ट किया, तो आप कहाँ हैं ये हम देख रहे हैं, आप कामयाबी की मंजिलें छू रही हैं। लेकिन वो लोग जो अपनी बेटियों को तालीम नहीं दिलवाते और उनको आगे पढ़ने नहीं देते, कहीं जॉब करने नहीं देते, उनके लिए कोई मैसेज है आपका? जैसे कि मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है, लेकिन कभी भी ये फाइनेंशियल इश्यूज़ मुझे अपनी तालीम मुकम्मल करने में कभी भी रुकावट नहीं बनी। ये बहुत से लोग ये समझते हैं कि MBBS की पढ़ाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा मतलब इसके ऊपर पैसे लगते हैं, लेकिन मैं बहुत से लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ कि मेरा एडमिशन ओपन मेरिट भी, और ओपन मेरिट की फीस हमारी दफ़ा तो पर ईयर 23,000 थी और 3,000 जो मिला के आपके पर ईयर 35,000, जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा नहीं थी। और ऑल्सो है MBBS की पढ़ाई मुश्किल है, तो बहुत ज़्यादा वो कहते हैं कि महंगी है वो प्राइवेट कॉलेजेस। गवर्नमेंट भी इसके अलावा आपको वो भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं। तो जैसे कि मैं भी स्कॉलरशिप होल्डर रही हूँ, मैंने FSC में, मैट्रिक में, इसके अलावा मैंने डॉलर स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप्स मैंने बहुत ज़्यादा पैसे, और वो मुझे अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा महसूस साहब। और इसके अलावा ये है कि जब आपको कंसिस्टेंट हो, आप अपने गोल्स को पूरा करना चाहते हो, अल्लाह ताला आप तरीक़ों के खुद रास्ते बनाए, और इसलिए मेरे लिए कभी भी फाइनेंशियल इश्यूज़ पे रजिस्टर भी कभी कंदील, थैंक यू वेरी मच हमसे गुफ्तगू करने के लिए। एंड यू गाइज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फेस ऑफ आवर सोसाइटी, और हमारी सोसाइटी का जो एक चेहरा, एक पैगाम जो आप लोगों की सूरत में सामने आता है वो ये कि हमारे तलबा और तालिबात तो ज़हीन हैं ही, उनके वालिदैन भी उनको उसी तरह से सपोर्ट करते हैं ताकि वो आगे बढ़ें और अपनी ज़िंदगियों में कामयाबियाँ समेटें। और हम भी इस प्लेटफॉर्म से यही कोशिश करते हैं, एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से, कि जो अचीवर्स हैं हमारे, उनकी कहानियाँ आप लोगों से शेयर की जाए ताकि वो कहीं ना कहीं आपको भी मोटिवेट करें ऐसे ही जर्नीज़ पर जाने के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। इतनी सारी बातें करने वाली, समझ नहीं आ रहा कि कौन सी बात करें। और मेरा ख्याल है कि फिर जब मौसम देखते हैं हम लाहौर का, तो दिल करता है कि मौसम की बात अरे आपको मौसम की पड़ी हुई है, मतलब क्या अच्छा मौसम आपने देख ही लिया है लाहौर का, तो अब आप बार बार कह रहे हैं कि हम मौसम की ही बात करें। इतना अरसा कराची में रहे, वहाँ ज्यादातर जो मौसम है ना वो एक जैसा ही रहता है, लेकिन ये वेरिएशन है ना लाहौर की और पंजाब में, जो वेरिएशन आपको देखने को मिलती है, कम ही देखने को मिलती है। आगे चल के करते हैं बात मौसम की भी, तफसील जानते हैं। लेकिन आपको पता है कि ईद कुर्बान की आमद है और हम कमिट करके गए थे फ्राइडे को कि हम मंडे से आपको कैटल मार्केट्स में लेकर जाएंगे और वहाँ पे क्या रेट्स चल रहे हैं, कितनी गहमा गहमी है, वो आपको दिखाएंगे। क्योंकि मुल्क भर में जो मवेशी मंडियाँ हैं वहाँ पर कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए अच्छा खासा जो रश है वो बढ़ना शुरू हो गया है शहरियों का। जहाँ खरीदार की कोशिश है कि कम कीमत में और वजनी और खूबसूरत जानवर खरीद ले, वहीं व्यापारी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत वसूल करने के चक्कर में मौजूद हैं। मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद है, उनकी जो कीमतें हैं ना, लेकिन वो सुनकर खरीदार खरीदने के बजाय सिर्फ देखने पर मजबूर है। और आप अभी भी देख रहे होंगे आपकी अपनी सड़कों पर और गलियों में भी आपको अब मवेशी नजर आना शुरू हो गए होंगे। गर्मी बहुत है, मंडियों में उन्होंने उनके लिए इंतजाम तो किए हुए हैं, लेकिन लोगों ने लोकली भी जो अब मवेशी लेकर आ रहे हैं उनके लिए भी इंतजाम किए हुए हैं। खासकर घरों के बाहर आप देखिएगा कि टेंट लगाए गए हैं ताकि गर्मी डायरेक्टली मवेशियों पर ना पड़े। उनके लिए पानी के बंदोबस्त किए गए हैं, खाने के बंदोबस्त किए गए हैं। दे आर मेकिंग श्योर कि उनकी मवेशी हेल्दी रहें, और यही मंडियों में भी किया जा रहा है। तो मवेशी मंडियों में जानवरों को देखने वाले जो हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ख़रीदार कम नज़र आ रहे हैं। हर कोई मवेशी मंडी में जानवर के दाम गिरने का मुंतज़िर है। और हम यही देखते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जहाँ पर ये मवेशी मंडियाँ हैं, लोग इसको फेस्टिवल के तौर पर मनाते हैं। बाकी यानी फेस्टिवल तो ईद है ना, लेकिन ईद से पहले जो शॉपिंग है ना, ये भी फेस्टिविटी है हमारे लिए। और अब जो मवेशी मंडी मुल्तान की है उसमें इंतजामात क्या हैं और रेट क्या है, कम से कम कितने का जानवर मिलेगा, इस पर अपने नुमाइंदे हामिद चौधरी से तफसीलात जान लेते हैं। हामिद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है मवेशी मंडी की? जी बिल्कुल, ईद की आमद है और ईद के जानवर ख़रीदने के लिए जो है वो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। व्यापारी हों या ख़रीदने वाले हों, तमाम जो है वो मंडियों का रुख करना शुरू कर रहे हैं मुल्तान की मॉडल कैटल मार्केट में। और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के CEO निसार सलाहुद्दीन साहब। उनसे बात करेंगे कि ये जो मॉडल मंडी बनाई गई, यहाँ क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं और कितनी बड़ी ये मंडी है। सबसे पहले तो इस पर बात कर लेते हैं। निसार सलाहुद्दीन साहब, ये बताएं ये कितनी बड़ी मंडी है और यहाँ मॉडल मार्केट इसको क्यों बनाया गया है? अच्छा सर, ये पंजाब की लाहौर के बाद दूसरी बड़ी मंडी है। ये 43 एकड़ इसका रकबा है और 44 शेड बने हुए हैं इसमें। और यहाँ पंजाब भर से, साउथ पंजाब से तकरीबन लोग आते हैं जानवरों को लेके, अपने छोटे बड़े सारे जानवर। और इसके अलावा जो है इसमें जो हम सर्विसेज दे रहे हैं वो टेंट शेड्स बने हुए हैं इसमें, और जानवरों के लिए खुरली, चारपाई, परालियाँ बनी हुई हैं, और पानी का इंतज़ाम है लोगों के लिए, जानवरों के लिए इंतज़ाम है, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पे, और इसके अलावा लाइटनिंग अरेंजमेंट्स हैं सारे। प्रॉपर एक जो है ना एक अच्छा सिक्योर और सेफ़ एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं साउथ पंजाब के लोगों के लिए, ताजरों के लिए, किसानों के लिए। अच्छा, ये बताइएगा, ईद की आमद है, ईद के मौके पर सबसे बड़ा इशू होता है जानवरों के पानी का। वो आपने बताया कि यहाँ पानी का भी बंदोबस्त है, सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त है। इनकी इतनी सारी फैसिलिटीज़ जो एक ही जगह पे आप लोगों को दे रहे हैं, उससे चार्जेस वगैरह भी कुछ वसूल करते हैं या सिर्फ उन लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं? जी, ये एक्चुअली शेड्यूल रेट हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है हमारे। इसमें चार्जेस भी हैं, डिफरेंट चार्जेस हैं इसमें। कोई एंट्री फ़ीस है, कोई पार्किंग फ़ीस भी चार्ज कर रहे हैं। एक्चुअली ये सिस्टम जो है ना आउटसोर्स किया हुआ है हमने। इसमें जो है ना जो बाकी फैसिलिटीज़ जो कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड करता है, पानी की सहूलियत होगी, चारपाई होगी, खुरली होगी, शेड्स हो गए, टेंट हो गए, ठीक है, और उसके अलावा सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हैं। इसके अलावा जो है डिफरेंट हैं, उसमें जो है ना पराली है, बहुत सारे अरेंजमेंट्स हैं जो कि प्रोवाइड करता है वो। उसकी फिर उसके अगेंस्ट वो फ़ीस एक चार्ज करता है। तो वो भी डिफरेंट फीसिस हैं, मतलब डिपेंड करता है कि छोटा जानवर है कि बड़ा जानवर है, उसकी अलग अलग फ़ीस है, ठीक है। एंट्री फ़ीस अलग है, पार्किंग फ़ीस अलग है गाड़ियों की, पराली फ़ीस अलग है, वो डिफरेंट एक कैटेगरी है। तंदी फ़ीस है इसमें आ जाती है, बहुत सारी इसमें फीसेज। अच्छा, ये बताइएगा, अब ईद आ रही है, ईद कुर्बान आ रही है, जानवरों के व्यापारियों शहरियों ने भी ख़रीदारी के लिए आना है, तो उसके हवाले से क्या तैयारियां हैं? यहाँ जितने जनूबी पंजाब भर से लोग जो आते हैं जानवर लेकर, और जो ख़रीदार हैं वो पूरे पाकिस्तान से आते हैं, क्योंकि
अच्छी मंडी पूरे जनूबी पंजाब की यही है। और यहाँ जानवर किसान भी बहुत ज़्यादा हैं, ज़राई रकबा भी है, जानवर अच्छे पलते हैं, अच्छे खूबसूरत जानवर निकलते हैं। तो उनके लिए जो बाहर से जो ताजिर ख़रीदने के लिए आते हैं उनको क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं? उनके लिए जी सायादार शेड्स बनाए हुए हैं, रिहाइश का भी इंतज़ाम है उनके लिए, और पानी का इंतज़ाम है उनके लिए, और बाकी जो है रैंप की फैसिलिटीज़ हैं, लोडिंग अनलोडिंग में उनको आसानी रहती है। तो इसके अलावा जो है ना इनके जो है वेटरनरी सर्विसेज जो है ना वो फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं हम। जो क्लिनिक्स बने हुए हैं हमारे, कंप्लेंट सेल बना हुआ है, कोई किसी को मसला मसाइल आता है इस दौरान उसकी फौरी तौर पे रिज़ॉल्व करने के लिए उन इश्यूज़ को जो है ना, सफाई का इंतज़ाम है उनके लिए, रहने का इंतज़ाम है, और जो है पानी जानवरों के नहलाने का निज़ाम मौजूद है यहाँ पे। एक प्रॉपर सिक्योर अरेंजमेंट है, सेफ अरेंजमेंट्स है सर। जी बिल्कुल, आपने सुना कि ये मॉडल मंडी जो है सिर्फ नाम की मॉडल नहीं है, जितनी भी यहाँ सहूलियात दी जा रही हैं वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सहूलियात दी जा रही हैं। अच्छा ये बताइएगा, जो अब ईद कुर्बान करीब आ गई है, आपको गहमा गहमी ज़्यादा नज़र आ रही है कि ये नॉर्मल रूटीन के मुताबिक ही है? नहीं, रूटीन से तो बहुत ज़्यादा है ये। रूटीन में यहाँ हमारी ये 2 दिन मंडी लगती है। अगर इसे जसवंतगढ़ की बात करें हम, इस मॉडल मार्केट की, हफ्ता इतवार, तो 13 से 14 हज़ार एनिमल्स आता है उसमें जो इनफ्लो है हमारा। लेकिन ईद के दिनों में ये 30,000 पे पहुंच जाता है, ये डबल हो जाता है आम दिनों से जो है ना, रश भी बढ़ जाता है। और बल्कि कुछ और पॉइंट्स हमारे यहाँ बन जाते हैं। अभी खैर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने कुछ सेल पॉइंट डिक्लेयर किया है इस मंडी को भी हमारी, और साथ में एक सामुराना पॉइंट है, और एक साथ ही कैमल मार्केट के हवाले से भी 2 पॉइंट और डिक्लेयर किए हैं, वो भी हमारी मॉडल मार्केट की हदूद में ही आते हैं। मतलब इस बाउंड्री के अलावा 2 और बाहर मंडियाँ लग जाती हैं, इतना ज़्यादा रश हो जाता है यहाँ पे। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी कि कितनी ज़बरदस्त मॉडल मार्केट है। यहाँ जो ताजिर आते हैं पूरे पाकिस्तान से ईद कुर्बान के लिए जानवर खरीदना, क्योंकि जो जनूबी पंजाब के जानवर हैं ये पूरे पाकिस्तान में बिकते हैं। इसके लिए बड़ी ज़बरदस्त सहूलियात दी गई हैं। अभी ईद कुर्बान है वो थोड़ा सा दूर है, लेकिन जो ताजिर हैं वो अभी से ख़रीदारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी से वो लेके जाएंगे, जानवरों की देखभाल करेंगे और फिर मुख्तलिफ शहरों में जाके मंडियाँ सजाएँगे। जी बहुत शुक्रिया हामिद चौधरी, हमें मुल्तान की जो मवेशी मंडी है वहाँ से अपडेट कर रहे थे। हौसला रखिए, दीगर बड़े शहरों का रुख भी करेंगे। जितनी बड़ी बड़ी मंडियाँ हैं वहाँ आपको ज़रूर लेकर जाएंगे, विजिट कराएंगे और दिखाएंगे कि क्या दाम चल रहे हैं। क्या हर मंडी में सूरत हाल यही है कि व्यापारी ज़्यादा दाम वसूल करना चाहते हैं और शहरी जो है वो इतने दाम देना नहीं चाहते, और देख कर विंडो शॉपिंग करके वापस आ जाते हैं, और फिर जो रश लगता है अली ईद के करीब चांद रात तक जो है वो बस यही सोचा जा रहा होता है कि शायद अब रेट गिर जाए। बिल्कुल, और वो ईद के करीब गिर भी जाते हैं। तो अगर कोई आप प्लान कर रहे हैं तो बस रिस्क पे कीजिएगा कि ये होते इस तरह से हैं कि जिस तरह टिकट नहीं होती प्लेन की टिकट, कि आपको नहीं पता कि आखिरी मौके पे रेट गिरेंगे या बढ़ेंगे। लेकिन अमूमन जो है वो चांद रात के करीब जो है लोग, व्यापारी जो है अपना सामान जो सारा जो कैटल जो स्टॉक होता है उसको जो कोशिश करते हैं वो कि उसका कुछ न कुछ बंदोबस्त हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ देखिए जो ये मंडी लगाई जाती हैं, ये मंडियाँ भी इवॉल्व हो रही हैं। ये पहले इस तरह की नहीं होती थी। अब जब हुकूमत ने इस पर नजरसानी करना शुरू किया है तो अब आप देखें कि किस किस्म के ज़बरदस्त इंतजामात आपको मिलते हैं, और ख़ासकर इन मंडियों को शहरों से दूर ले जाया गया है। जब शहरों में होती थी तो वहाँ पर सफाई सुथराई का मसला बढ़ जाता था, अब शहरों से दूर हैं, जिसकी वजह से लोगों को आमदोरफ्त में भी आसानी होती है, पार्किंग की बड़ी जगह मिल जाती है। इसके साथ साथ आपके जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ पर आपको सेफ्टी इंश्योर की जाती है। तो बहुत ज़बरदस्त इंतजाम किए जा रहे हैं। ज़रूर जाइए, आपने खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, दोनों देखकर ज़रूर आइए, पैसे पूरे हो जाएंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। शो के दूसरे हिस्से में खुश आमदीद। इस हिस्से में भी बहुत सी बातें करने वाली बाकी हैं। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम मौसम की बात तो करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ क्रिकेट की बात भी होगी, पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज़ की बात होगी। अभी हम बात करेंगे सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, कि जिसमें बात हो रही है कि क्या किसी भी खित्ते का जो अदीब है वो आपको मुकम्मल सच बता सकता है, क्या वो मुकम्मल सच लिख सकता है। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकली तेरी तलाश में। मुस्तनसर हुसैन तार साहब हमारे साथ हैं, हर हफ्ते हमारे साथ होते हैं और हम उनसे एक सवाल करते हैं। और आज का जो सवाल है ये काफ़ी मुश्किल सवाल हो सकता है उनके लिए। बहुत शुक्रिया तार साहब, आपने ज्वाइन किया। मेरा आपसे सवाल ये है कि जब अदीब वो सच लिखना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है, हर दुनिया का अदीब जो है वो सच लिखना चाहता है, लेकिन कुछ ज़मीनी हक़ाइक़, आस पास के कुछ ऐसे मामलात ऐसे होते हैं कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो मुकम्मल सच लिख पाए।
अगर वो अधूरा सच लिखता है और मुकम्मल सच नहीं लिख पाता तो उसके नतीजे में भी एक डिस्कम्फर्ट एक पैदा होती है। तो वो उसके साथ उस डिस्कम्फर्ट के साथ ज़िंदा कैसे रहता है, ज़िंदगी को कैसे कंटिन्यू करता है? क्या ये मुश्किल होता है या अदीब के लिए पॉसिबल है कि वो मुकम्मल सच भी लिख सकता है? क्या कहते हैं आप इसके बारे में? एक तो मुकम्मल सच जो है इसकी डेफिनेशन होनी चाहिए कि सच कहाँ तक जाए। दूसरा ये है कि ये इंटायरली डिपेंड करता है कि आप किस मुआशरे में रह रहे हैं, किस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं। ठीक, आपके यहाँ आमरीत है, जुल्म है, जबर है, जमहूरियत है, कोई फ्री सोसाइटी है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मुआशरा आपको अलाउ करता है कि इतना सच आप बोल सकते हैं और उससे आगे नहीं बोल सकते। चुनांचे मैं इकरार करता हूँ कि मैं पूरा सच एज सच जो मैं चाहता था मैं वो नहीं लिख सका, और अगर मैं वो लिखता तो जाहिर है कि अताब नाज़िल हो जाते। और इस उम्र में तो मैं शहीद नहीं होना चाहता। एक बंदा था रूसो, कहा जाता है कि उसने सच लिखा, कन्फेशंस उसकी किताब है, और उसके आगाज़ में रूसो लिखता है कि मैं जब पेश होऊंगा अल्लाह ताला के पास और मैं बहुत बुरा आदमी, तो मैं कम से कम ये क्लेम कर सकता हूँ कि मैंने जो कुछ ज़िंदगी में किया है ना, वो देखो मैंने ख़ुद उसका इकरार कर लिया और किसी ह्यूमन बीइंग ने नहीं किया। अब ये है कि भाई क्या उस नीम सच के साथ क्या वो आपको बॉदर करता है? बिल्कुल करता है। आपकी ख्वाहिश होती है कि ये लिखा जाए, आप नहीं लिख सकते। मैंने मसलन एक नावल लिख रखा है और आई डोंट थिंक इट विल बी एवर पब्लिश्ड। उसमें मुआशरे में जो कुछ मेरे इर्द गिर्द हो रहा है उसके बारे में सच है, लेकिन वो सच बोला नहीं जा सकता। ऐन मुमकिन है कि वो शायद कभी भी ना हो, लेकिन वो मेरा अपना एक्सप्रेशन था ताकि मैं इजहार कर दूँ कि कलकला जो भी मखतूते निकले तो उनमें कहीं ना कहीं तो एक ख़ास अहद की डिटेल हो कि हम पे क्या गुजर। और कुछ सच आप इसलिए नहीं बोलते कि आपकी रिश्तेदारियाँ हैं, आपके बच्चे, ऐन मुमकिन है कि उनकी ज़िंदगी को फ़र्क पड़े उस सच से। ज़रूरी नहीं है कि भाई आपने ज़िंदगी में जो कुछ किया है उसका इज़हार करके उनकी ज़िंदगियों को तल्ख़ बना ले। एक चीज़ मुझे और याद आती है कि एक अदीब का फ़र्ज़ जो है, अदीब का फ़र्ज़ ये है कि लोगों को सुख दे, दुख ना दे। मसलन मुझे याद है कि जब सलमान रश्दी की किताब स्टैनिक वर्सेस छपी तो 3 बड़े क्रिटिक थे BBC के ऊपर, और वो डिस्कशन कर रहे थे उनका यूजुअल कि जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ये और वो जब उनका अपना मामला आता है तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आ जाता है। लेकिन अगर आप इसराइल के रियासत में बारे में कुछ कहें तो वो एंटीसेमिटिज़म आ जाता है, और उसके ऊपर आपको मालूम ही नहीं है कि जर्मनी में आपको गिरफ़्तार किया जा सकता है अगर आप ये कहें कि जनाब हॉलोकॉस्ट में 60 लाख तो नहीं 40 लाख ज्यूज़ हलाक हुए थे, यू कैन बी कन्विक्टेड। मैंने वहाँ पे कोई बात ऐसी की थी, मेरे ऑनर में राख जो नावल है बर्लिन में हुआ था, तो वहाँ पे मैंने एक तकरीर में सिर्फ रेफरेंस दिया था जो दीवार फ़लस्तीनियों को अलहदा करती इसराइल से। तो मेरे होस्ट ने कहा था कि आपको इल्म नहीं है कि भाई उनके बारे में बात करना अगेंस्ट इसराइल। मैंने कहा मैंने इसराइल का नाम नहीं लिया, लेकिन तो वो जब होता है ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो हम जैसों पे लागू होता, उनके ऊपर नहीं लागू होता। तो उसमें एक क्रिटिक जो मैं कह रहा था स्टैनिक वर्सेस पे बात, उसने एक बड़ी खूबसूरत बात
उसने कहा कि ये जो किताब है इसने अरबों मुसलमानों का दिल दुखाया, और अदीब वो नहीं होता जो लोगों का दिल दुखाए। बहुत शुक्रिया तार साहब। नज़ीर, अगर हम फिक्शन को देखें, यानी कहानी को देखें, नावल है, दास्तान है, अफसाना है, या दूसरी तरफ बहुत सारी और जहतें हैं, आर्ट की, पेंट की तरफ हम देखें, मौसीकी की तरफ देखें, या किसी और जहत में देखें, मिसाल के तौर पे जो सहाफ़त है, तो इस आर्ट की जो फील्ड है, इनके पास एक ऐसा हुनर होता है कि ये मुकम्मल सच ना भी बोल सकें तो भी किसी न किसी तरह बग़ैर अताब में आए हुए ये सच को कन्वे कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक और तरह की जहानत चाहिए होती है, और दुनिया भर में अदीब जो हैं, ये सहाफ़ी जो हैं, या आर्ट मुख्तलिफ़ किस्म के जो आर्टिस्ट होते हैं, वो इस तरह इस आर्ट के ज़रिए ये जो सच है, मुकम्मल सच है, उसको पहुंचाते रहते हैं। मुसलसल हुसैन तार साहब से अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नए सवाल के साथ। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से करवाते हैं जो पॉलिसी साजी, सेहत, गवर्नेंस और आलमी सफारतकारी के मैदान में तेज़ी से उभर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूथ एडवोकेट, डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर दानिश तारिक की, जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के 45वें ह्यूमन राइट्स काउंसिल सेशन जिनीवा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए नौजवानों से SRHR और अपने मुतालिक इम्तियाजी रवैयों पर मुश्तरका सिविल सोसाइटी में इसको बयान किया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में यूथ फोरम और फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट वीक में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। दानिश तारिक पाकिस्तान के पहले FP 2030 यूथ फोकल पॉइंट भी रह चुके हैं, जिन्हें वजारत सेहत पाकिस्तान ने मुल्क के 64% नौजवान तबके की नुमाइंदगी के लिए मुंतखब किया था। और दानिश तारिक वो पहले पाकिस्तानी नौजवान भी हैं जो यूनाइटेड नेशन की यूथ कम्युनिटी का हिस्सा बने। गवर्नेंस, नौजवानों की शमूलियत और पॉलिसी रिफॉर्म्स पर उनकी तहकीक बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम की जा रही है। दानिश आजकल AI और टेक्नोलॉजी के जरिए मुस्तकबिल की हेल्थ गवर्नेंस पर काम कर रहे हैं। मजीद उन्हीं से बात करते हैं। दानिश, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हाउ आर यू टुडे? I'm doing great. Thank you very much for taking me on board. अच्छा, सबसे पहले अपने सफ़र के बारे में बताएं। ये आगाज़ कहाँ से हुआ और एक आम पाकिस्तानी नौजवान अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म तक पहुँच गया, ये कैसे मुमकिन हुआ? मेरा सफ़र 2013-14 में शुरू हुआ था। एक लाहौर में ही सार्क कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस टाइम में मैं स्कूल में था, O लेवल कर रहा था। तभी से एक क्यूरियोसिटी थी कि ये कॉन्फ्रेंसेस, कैंप्स में होता क्या है। मैं पढ़ाई और काम दोनों को साथ लेकर चला और कभी भी सिर्फ किताबों पे इन्हिसार नहीं किया, बल्कि स्किल सीखने और कुछ अलहदा करने का सोचा हमेशा। I must say that I was the only one in my batch in university who selected the field of study governance and public policy after working, not for working afterwards. क्योंकि मुझे समझ आ चुकी थी कि पॉलिसीज बदलने से असल में तब्दीली आती है। तो पॉलिसी कंसल्टेशन देख ली, अब ये बनती कैसे हैं ये सीखता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सफ़र भी बहुत अच्छा रहा एंड आई पास्ड विद डीन्स रोल ऑफ ऑनर एंड ब्रॉन्ज मेडल। और अगर यूनाइटेड नेशंस की अगर बात की जाए तो ऑनेस्टली सफ़र आसान बिल्कुल नहीं था, लेकिन एक ऑब्जेक्टिफाइड एम ज़रूर था कि बस काम करते रहना है, ये सोचे बिना कि लोग क्या कहेंगे। और मेरे ख्याल में दैट इज़ द ओनली वे टू अचीव द ड्रीम्स। वन टू हैव एन एम विद ऑब्जेक्टिव्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डू नॉट अडेयर टू व्हाट पीपल वुड से। देन UN जैसे आलमी इदारे भी खुद दावत देते हैं कि आएँ और हिस्सा लें डिफरेंट इवेंट्स में, वो चाहे UN जिनेवा हेडक्वार्टर्स हों या बैंकॉक में UN एस्कैप हो या फिर न्यूयॉर्क में। राइट। अच्छा दानिश, जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि फिर इस तरह की फोरम्स खुद दावत देते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना पड़ता है, जिस तरह आपने अपने सफ़र के हवाले से हमें बताया। कैसा एक्सपीरियंस रहा जिनीवा में आपका? और दूसरा ये कि न्यूयॉर्क और बैंकॉक के जो फोरम्स थे, वहाँ पर क्या सबसे अहम बात जो थी वो आपने सीखी? I must say that giving an intervention at the 45th session of Human Rights Council was seriously a top-notch experience और एक ख्वाब था, but it was a responsibility as well, क्योंकि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने मुल्क पाकिस्तान और बेशुमार ममालिक के बिहाफ पे बोल रहा था। जिनीवा, बैंकॉक, न्यूयॉर्क, all of these 3 headquarters made me realize कि सिर्फ बातें करने का वक्त गुजर चुका है। अब एविडेंस बेस्ड काम का वक्त है, और बिलीव मी, no one believes or even listen to you if you don't have statistics to back your words.
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको खुद बहुत पढ़ना पड़ता है। अच्छा ये बताइएगा कि जो एवोल्यूशन ऑफ एआई है वो किस तरह से इवॉल्व कर सकता है हमारे जो तालिब इल्म हैं उनकी ज़िंदगियों को, और आप हेल्थ गवर्नेंस के बारे में क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल में द लाइफ ऑफ यंग पीपल कैन ग्रेटली चेंज इफ दे आर टॉट राइट। पढ़ना सिर्फ किताबों से नहीं होता, शऊर बहुत ज़रूरी है। और जो ये बदलती हुई टेक्नोलॉजी को पकड़ पाएंगे और नए हुनर सीख गया, वो बहुत आगे जा सकते हैं। पीपल आर एक्चुअली स्केयर्ड कि एआई नौकरियां खत्म कर देगा, लेकिन एज प्रैक्टिशनर मैंने ये देखा है कि ये बहुत सारी नौकरियों के मौके भी पैदा कर रहा है। और अगर डिजिटल स्किल्स आते हैं तो तभी दुनिया को पकड़ा जा सकता है। और अभी करंटली आई वर्क विद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर हेल्थ लैब एज वेल, विच इज जिनीवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, और मैं उनका रीजनल यूथ चैंपियन हूँ, जिसमें मैं सेंट्रल और साउदर्न एशिया को देख रहा हूँ, जहाँ पर हम एआई टूल्स की बात करते हैं और छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लेते हैं कि कैसे हेल्थ सिस्टम्स को बेहतर बना सकें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। राइट। अच्छा दानिश, व्हाट्स योर टेक ऑन ब्रेन ड्रेन? क्या राय है इस पर आपकी? क्योंकि बहुत सारे जो हमारे नौजवान हैं वो पाकिस्तान छोड़ने का कुछ सोच रहे हैं, कुछ ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। आपको लगता है, क्योंकि आप बार बार यही जिक्र कर रहे हैं कि शऊर ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन से ज़्यादा, और जो सिस्टम यहाँ हमारे यहाँ फॉलो किया जा रहा है, क्या वाकई वो फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर रहा है, वो एजुकेशन का जो निज़ाम है वो हमारी यूथ को? मैं इसको इस तरह से बात करूंगा कि इतने सालों में मेरे पास बेहद मौके थे कि मैं भी बाहर चला जाऊं, लेकिन मैं परमानेंटली नहीं गया, क्योंकि मेरे ख्याल में नौजवान तब जाते हैं जब सिस्टम भी यकीन नहीं रहता, और तभी सिस्टम्स पे उंगलियां उठाते हैं या बाहर रहकर बातें करते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो सिस्टम कभी भी चेंज नहीं हो सकेगा। मुझे बात याद आती है मेरे मेंटोर की, ही वंस मेंशन टू मी कि चेंज सिस्टम के बाहर रहने से नहीं आता, सिस्टम में रह के चेंज आता है। तो बाहर जाने में हर्ज भी कोई नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में हर इंसान का ये हक है कि वो बेहतर मौके मिलने पे जाए। लेकिन अगर सिस्टम पे बात करनी है तो सिस्टम में आकर सिस्टम बदला जा सकता है, बाहर से सिर्फ बातें की जा सकती हैं। और अगर मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करूं तो पाकिस्तान में ये यादाश्त का इम्तहान लिया जाता है, सलाहियत का नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में ऐसे ऐसे कम्प्लेक्स सवालात मैंने ओए लेवल में पढ़े थे जो कि आज तक कहीं इस्तेमाल नहीं हुए, और कैलकुलेटर के बगैर कम्प्लेक्सिटी सॉल्व करते थे, जो कैलकुलेटर कर सकता है, लेकिन बस एक निजाम चलता आ रहा है जो बस बदल नहीं पा रहा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसको भी बदलना चाहिए ताकि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको आप यूटिलाइज कर सकें। इसके साथ साथ आपको क्या लगता है पॉपुलेशन कितना बड़ा हमारा मसला है, और फैमिली प्लानिंग कितना बड़ा मसला है? बहुत बड़ा मसला है। इट्स अ टाइम टिकिंग बॉम्ब जो कि टिडबिट्स में अपने असरात दिखा रहा है। और जिस तरह से पाकिस्तान की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इट वुड बी अ बिग डिजास्टर। हमारे पास वसाइल नहीं है, ना साफ पानी है, ना खुराक है, ना तालीम, लेकिन शऊर की कमी की वजह से हम पॉपुलेशन पे कुछ ठोस नहीं कर पा रहे। आई डिड अ लिटिल रिसर्च ऑन फैमिली प्लानिंग, तो ये पता चला था कि पढ़े लिखे घरों में ये बात या कॉन्ट्रासेप्टिव के यूजेज के ऊपर बात नहीं होती, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम बड़ों ने फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट नहीं किया, तो ये कैसे हो सकता है। तो हमारे मुआशरे में ये एक सेहत और हुकूक से मुतालिक चीज को शर्म और कल्चर से जोड़ दिया जाता है। I have served as FP 2030 first youth focal point, and I always advocated and talked about it very openly in gatherings as well कि इस पे बात होगी तो अमल शुरू होगा। बात करना बहुत जरूरी है ऐसे इश्यूज के ऊपर। राइट। अच्छा दानिश, जिस तरीके से आपको भी सिलेक्ट किया गया, आपका एक विजन है, जिस तरह से अभी आप बात भी कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है आपके ख्याल में, और कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो होने चाहिए, ख़ुसूसी तौर पर अगर हम गवर्नेंस की बात करते हैं, उसमें हमारी यूथ की पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, पॉलिसी रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इस पर? मेरे ख्याल में यूथ की मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना पड़ेगा। और मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन से ये मुराद नहीं है कि आप कॉन्फ्रेंसेस करवाएं और डिफरेंट किस्म के इवेंट्स मुनक्किद करें और वहाँ पे यूथ को सिर्फ बुला लें कि आए, बैठें, सुने और घर चले जाएं। क्योंकि यही चीजें हम देखते हैं, वो गवर्नमेंट इवेंट्स हों, वो एनजीओज के इवेंट्स हों, वो कहीं की भी चीजें हों। तो मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन ये है कि जब उस चीज को प्लान किया जा रहा हो तो यूथ को उसका हिस्सा बनाएं, और हिस्सा बनाते हुए स्क्रैच से लेकर अकाउंटेबिलिटी और उसकी जो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन है वहां तक यूथ को साथ रखा जाए। क्योंकि यूथ 64% से ज्यादा है पाकिस्तान की, और हम ये बात करते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा नौजवान है, बहुत अच्छी बात है। पिरामिड जो है
हमारा पॉपुलेशन का वो नीचे से वाइडन है, मतलब नौजवान ज्यादा हैं, तो ये एक मसला भी है। अगर उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल ना किया गया, उन्हें वसाइल ना दिए गए, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर स्किल्स ना सिखाए गए, तो ये एक और टाइम टेकिंग बॉम्ब बन सकता है, जो कि हम जिसके भी टिडबिट्स देखते हैं कि यूथ जो बाहर जा रही है, ये उसी का इफेक्ट है। बिल्कुल ठीक है दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और दानिश बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यूथ को भी जो है वो अपने एटीट्यूड में तब्दीली लानी चाहिए। हुकूमत को तो लानी ही चाहिए वो, ताकि अपना सफ़र वो दिखा सकें कि किस तरह से एवॉल्व होती है कोई चीज़। लेकिन इसके साथ साथ अगर यूथ अपने एटीट्यूड को नहीं बदलेगी तो वो इन सफ़र पर जिन पे उनको बहुत सारी कामयाबियाँ मिल सकती हैं उनको नहीं समेट पाएगी। और सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस में जाना, उनको अटेंड करना, सुनकर वापस आ जाना और कभी उसको इस्तेमाल ना करना, ये कभी सूदमंद ना पहले हुआ है और ना ही अब होगा। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज़ की बात करते हैं। इस वक्त टेस्ट मैच जारी है और उसका चौथा रोज़ है। इससे पहले हमने देखा कि जो बांग्लादेश की जानिब से जो उनके कप्तान हैं शांतु की जानिब से एक सेंचुरी दागी गई, लेकिन फिर पाकिस्तान की जानिब से भी बड़ा अच्छा रिस्पांस आया और शेर बंगला स्टेडियम में जो सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले आज़ाद अवैस उन्होंने तारीख रकम की है। 165 गेंदों पर 14 चौकों की मदद से 103 रन की शानदार इनिंग्स खेली है। तो जनाब दोनों तरफ से सेंचुरीज भी दागी जा रही हैं और स्कोर की एक दोनों तरफ से पहाड़ हैं जिनको अबूर करने की कोशिश की जा रहे हैं। इस वक्त 65 स्कोर है, 2 खिलाड़ी आउट हैं और जो है 67 हो गया, बिल्कुल बढ़ गए। तो जनाब ये इस वक्त सूरत हाल है। बांग्लादेश इस वक्त बैटिंग कर रहा है। जो अपडेट है, तज्जिया है, वो हम जानते हैं। हमारे सलीम खालिक साहब स्पोर्ट्स के तज्जियाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग सलीम साहब, क्या हाल चाल है आपके? गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, मैच से लुत्फ़ हो रहे हैं, टेस्ट मैच कैसा लग रहा है आपको? ज़बरदस्त लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि ये इख्तिताम पजीर बगैर किसी फैसले के ही हो जाएगा। दोनों टीमें बड़ा शानदार प्ले कर रही हैं। यू नेवर नो, कुछ पता नहीं होता। अभी वो के टेस्ट मैच है, लेकिन इसमें भी कुछ पता नहीं होता। एकदम विकेटें गिरती हैं तो मामला पूरा चेंज हो जाता है। और जब आपको चौथे जो बैटिंग करती है टीम, उसके लिए तो बहुत मुश्किलात होती हैं। फिर आखिरी दिन का खेल मुश्किल होगा पाकिस्तान को, फिर बैटिंग भी करना होगी। आई होप सरवाइव कर जाएंगे ये, लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जो मैं लास्ट देख रहा था, ऑलमोस्ट 100 की उनको बांग्लादेश को सबकत मिलने वाली है। बहुत ही अगर ये बचा के भी खेले तो 300 से पहले तो क्या पाकिस्तान को बैटिंग देंगे, क्योंकि 300 भी खतरनाक स्कोर ही होगा। क्योंकि जब किसी टीम को चेस करने होते हैं, एक टारगेट सामने हो तो ट्राई तो एटलीस्ट करती है। लेकिन अगर ये करने की कोशिश भी की तो पूरा दिन तो आज निकल जाएगा। पूरा दिन आज अगर निकला, कल अगर पाकिस्तान को खिलाया तो इतना आसान नहीं होगा आउट करना। तो देखें अभी क्या होता है, थोड़ी देर में सूरत हाल वाज़ेह होगी। ये जो 2 इस वक्त खेल रहे हैं, ये खतरनाक प्लेयर है, खासतौर पर शांतु जो है, इनको आउट करना होगा पाकिस्तान को जल्दी। उसके बाद ही पता लगता है खेल किस तरफ जाएगा। राइट। अच्छा सलीम खालिक साहब, हमें कल के खेल के इख्तिताम पर तो ऐसा लगा कि मजबूत आगाज़ को बड़े टोटल में जो चेंज करने का ख्वाब था ना, वो कहीं बिखरता हुआ दिखाई दिया। और इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की भी आगे चलकर बात करते हैं, आप क्या कहेंगे? आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, ऐसा ही हुआ बिल्कुल कि जिस वक्त दोनों यंगस्टर्स आज़ाद अवैस और अब्दुल्ला फजल की एक अच्छी बैटिंग हमने देखी, तो हमें लग रहा था कि जो सीनियर प्लेयर है वो भी बड़ी स्कोर करेंगे और पाकिस्तान लीड ले लेगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान 100 रन की भी लीड ले लेता तो पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है पाकिस्तान की ना। इस वक्त बांग्लादेश प्रेशर में आया हुआ होता। लेकिन जिस तरह से हमारी आदत होती है, मिनी कोलैप्स हुए, 2 बार विकेटें गिरी हैं एक साथ, तो जिसकी वजह से हम लोग खसारे में ही रहे। लेकिन फिर भी शुक्र है कि कोई बहुत लंबा चौड़ा खसारा नहीं रहा, तो जिसकी वजह से गेम में बदस्तूर हम लोग इन रहे। लेकिन जो हमारे सीनियर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस थी वो खासी ख़राब थी। और जिस तरह आपने इंट्रो में बताया था, आज़ाद अवैस बहुत ज़बरदस्त उन्होंने इनिंग खेली। वो बंदा लगता है कि वो आगे जाएंगे। और देखें, अब्दुल्ला हो या आज़ाद हो, ये दोनों डोमेस्टिक क्रिकेट की हमारी प्रोडक्ट हैं। दोनों ने डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। आप दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, हम इन्हीं की बात कर रहे थे कि जिस तरीके से जो परफॉर्म किया आज़ान ने और प्रूव किया कि उनकी सिलेक्शन बिल्कुल ज़बरदस्त थी, डेब्यू पर सेंचुरी, उस पर कमेंट करें। और दूसरा, इसके बाद फिर अब्दुल्ला फजल के 60 पर भी बात करते हैं। देखिए, आज़ान ने सियालकोट के रहने वाले हैं, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। 10 सेंचुरियां ऑलरेडी वो बना चुके हैं वहाँ पर।
और जब यहाँ पर आए तो वो जो 4 डे क्रिकेट का उनका तजुर्बा था वो काम आया, बहुत ही कॉन्फिडेंस से वो खेले और डेब्यू पे 100 करने में कामयाब रहे वो। लेकिन अब है ये कि इसको किस तरह आगे लेकर जाते हैं वो। जिस तरह अब्दुल्ला का अगर हम जिक्र करें, अब्दुल्ला ने भी बहुत अच्छी इनिंग खेली, कराची से उनका ताल्लुक है, लेकिन फिर वही मैं कहता हूँ कि बहुत सारे और भी प्लेयर ऐसे हमें मिले जिन्होंने अपने डेब्यू में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन बाद में वो बन गए भूली बिसरी एक दास्तान। तो इन प्लेयर्स के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। उम्मीद यही है कि जो ये कामयाबी इनको मिली है पहले टेस्ट में, अपनी इस परफॉर्मेंस का मेयार वो बरकरार रखेंगे ताकि नेशनल टीम का मुस्तकिल हिस्सा बने, क्योंकि वक्त आ गया है कि जो पुराने प्लेयर खेल रहे हैं खासतौर पे बैटिंग में उनको रिप्लेस किया जाए बॉलिंग में भी। तो हमें जिस तरह इस मैच में 2 यंगस्टर अच्छे मिले जिन्होंने डेब्यू पे ही बहुत पुरअतमाद तरीके से बैटिंग की, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी अच्छी अलामत है। लेकिन इसका फुल क्रेडिट जाता है, जो हम अक्सर कहते हैं हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट बेकार रही है, वो बात मुकम्मल तौर पे दुरुस्त नहीं है। इन दोनों ने साबित किया, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करके सामने आए और इनकी बैटिंग में इस चीज की झलक नजर आई कि 4 डे क्रिकेट जो है जो खेल कर आए थे वो और स्कोर कर आए थे, उसका इनको यहाँ पे फायदा हुआ और उन्होंने जबरदस्त बैटिंग करके अपने रोशन मुस्तकबिल की नवीं सुना दी। राइट। तो सलीम भाई ये भी देखिए कि दोनों जानिब से जो बॉलर्स हैं वो भी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। जो मेहदी हसन है बांग्लादेश की जानिब से, उन्होंने भी पहली इनिंग में 5 आउट किए हैं, और मोहम्मद अब्बास है उन्होंने भी पाकिस्तान की जानिब से 5 आउट किए हैं। तो बॉलर की कारकर्दगी किस तरह से देख रहे हैं? शाहीन शाह की भी 3 है। नहीं, मैं तो पाकिस्तानी बॉलर्स की ज़्यादा बात करूंगा कि सच्ची बात अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे इतना इम्प्रेस किया नहीं। वो कि अब्बास ने बेहतर बॉलिंग की, उन्होंने 5 विकेटें भी ली थी, अभी सेकंड इनिंग में भी वो अच्छी बॉलिंग अपने शुरू के स्पेल में कर रहे थे। लेकिन मैं तो एक बात मानता हूँ, शायद आप एग्री ना करें, कि अगर आपने 5 विकेटें ली हैं तो दूसरी टीम को 200 से कम पे आउट होना चाहिए, तभी बात है। एक टीम अगर 400 रन बना रही है फिर आपकी 5 विकेटों का इतना इम्पैक्ट नहीं होता। मैं बिल्कुल इनकी परफॉर्मेंस को डिग्रेड नहीं कर रहा अब्बास की, लेकिन मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, जैसे पहले जमाने में होता था कि वसीम अकरम और वकार यूनुस जब आउट करते थे 5-6 तो दूसरी टीम को ज्यादा स्कोर नहीं बनाने देते थे। तो फास्ट बॉलिंग में हसन अली ने, क्योंकि पहली इनिंग में पहली बॉल पे अपने विकेट ली थी, शाहीन आफरीदी हो या अब्बास हो, तीनों का एक जो मसला हमें नजर आ रहा है वो उनका पेस है। मतलब अब आप ये नहीं कह सकते कि ये बहुत तेज बॉलर्स है। इनकी अगर आप स्पीड देखें तो स्पीड इनकी बहुत डिक्रीज हो रही है। इवन पीएसएल में ज्यादा तेज बॉलिंग ये करते नजर आए थे, क्योंकि वहां शायद 4 ओवर करने होते तो पूरी जान लगा देते। टेस्ट में लंबे स्पेल होते तो बॉलर खुद भी ध्यान रखते हैं कि यार कहीं इंजर्ड ना हो। तो ये एक वरिंग साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि एक्सप्रेस पेस के काबिल हमारे पास बॉलर मौजूद नहीं है, क्योंकि स्विंग भी उस वक्त ही ज्यादा इफेक्टिव होती है जब आपका पेस हो। तो इस तरह का हमें चाहिए, कुछ 1-2 यंगस्टर्स तलाश करें। जैसे हमें अली रजा अच्छे नजर आए थे पीएसएल, तो क्या पीएसएल से पहले से ही वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और सेलेक्टर्स की नजरों में भी हैं वो, उनको और पॉलिश करें। 1-2 और ऐसे यंगस्टर ढूंढे जिनके पास पेस भी हो, उनको स्विंग बॉलिंग सिखाएं, फिर वो तजुर्बा हासिल करके कल को काम आएंगे। क्योंकि अभी जो है अच्छा जी सलीम खालिक साहब, अभी हमें इस चीज में थोड़ा सा लैग कर रहे हैं कि एक्सप्रेस पेस वाला हमारे पास बॉलर हमें नजर नहीं आया, और स्पिनर जो है वो भी हमारे परफॉर्म नहीं कर पाए। अगर हम बांग्लादेश में देखें तो उनके स्पिनर आउट करे थे, यहाँ पर हमारे स्पिनर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अब सेकेंड इनिंग चल रही है, आई होप कि हमारे बॉलर्स और बैटर्स इसमें ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे से। लेकिन पहली इनिंग के हवाले से अगर आप पूछें तो ऐसा था। ठीक है। अच्छा, वैसे अब्बास के तो वो बांग्लादेशी कोच भी बड़े मोतरफ दिखाई दिए उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, डेफिनेटली आप भी बात दुरुस्त करें। अच्छा सलीम खालिक साहब, हमने ये सुना है कि अब बाबर आजम ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है और अगले टेस्ट में उनकी शिरकत का इम्कान भी है, तो ये कितनी खुशाइंद होगी उनकी एंट्री, और एक्सपेक्ट करें कि परफॉर्मेंस जो है वो वैसी की वैसी होगी जो हम देख रहे थे पीएसएल में? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। बाबर आजम बहुत जबरदस्त बैट्समैन है और उनकी हालिया फॉर्म हमने पीएसएल में देखी, कितने एतमाद के साथ खेल रहे थे। तो उनका होना पाकिस्तानी टीम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है वो आएंगे और अपनी जगह बनाकर और अच्छा परफॉर्म करेंगे पाकिस्तान टीम के लिए। इस मैच में हमने देखा कि सऊद शकील तो खैर 0 पर आउट हो गए थे। अगर हम रिजवान का भी देखें तो रिजवान अगर वो जो गलत शॉट उठाकर आउट हुए, जो T20 में भी ऐसा शॉट नहीं मारते जैसे खेलते जैसे इन्होंने यहाँ खेला, तो शायद पाकिस्तान का बड़ा स्कोर बन जाता। तो होपफुली बाबर के आने से बेहतर होगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ नेगेटिविटी भी बहुत बाबर के हवाले से है कि बाबर तो अनफिट थे ही नहीं, उन्होंने ग्रीन पिच देखी और वो बैठ गए
अब उन्होंने देखा कि बच्चा 100 कर गया तो वापस आ गया। ये कैसी लोग बातें करते हैं, बेवकूफ लोग हैं, तो क्रिकेट की समझ नहीं है। ये तो बाबर आजम कदीम क्रिकेटर है, इतने सालों से पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर रहा है, अब वो बांग्लादेश के बॉलिंग अटैक से डर कर बैठ जाएगा क्या? कि मैं आप बिल्कुल वसूख से ये बात बता रहा हूँ, जो मेरी टीम में लोगों से कुछ बात हुई है कि उनका स्कैन आया था, जो किया था वो सही रिपोर्ट नहीं आई थी, घुटने में उनके मसला था, जिसकी वजह से वो बाहर बैठे थे। लेकिन ये जो नेगेटिव लोग हैं वो उल्टी सीधी बातें फैलाकर इस चीज को बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स भी ये बात कर रहे हैं। सलीम खालिद साहब, जो बाबर की कामयाबी से जो लोग जेलस होते हैं वो इस तरह की बातें वो कहते हैं जी इंक्वायरी बिठाएं। बस वो तो जो इंक्वायरी की बातें कर रहे हैं वो कौन है खुद? अब बेहतर हो जो भी हो, इंक्वायरी कमेटी का सरबराह। आपको पता है कि वो ये भी तनकीद करते रहते हैं कि बाबर अगर खेल रहे हैं, रिजवान खेल रहे हैं, तो अपने लिए ना खेलें बल्कि टीम के लिए खेलें और उसको जितवाने की कोशिश करें। अगर अपना कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हो टीम के लिए तो वो उनको कर लेना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल थी पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज़ की, पहला टेस्ट है, उसके बारे में तस्करा हो रहा था, उसके बारे में बात हो रही थी और उसमें हम देखा है कि पाकिस्तान के पास अभी चांस है वापस से इस टेस्ट में आने के लिए। तो देखते कि क्या होता है। ब्रेक के बाद हासिल करते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। अब फाइनली अली हम मौसम की बात कर लेते हैं। आगाज़ में की थी और अब हमने कहा कि ज़रूरी है कि जाते जाते भी मौसम की बात की जाए। जो हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि मगरबी हवाओं का एक सिलसिला है जो मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल हुआ है, उसकी वजह से ये मौसम इतना खुशगवार है, जो कि हमने ऑब्ज़र्व किया कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जिस तरह से तूफ़ानी हवाएँ चली, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। इन तूफ़ानी हवाओं से हम अल्लाह ताला से यही दुआ गो हैं कि जब बरसे बारिश तो रहमत की बरसे। और जनाब बारिश का ये जो सिलसिला बताया जा रहा है कल तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है और इससे ज़रा शिमाली इलाका जात में ज़्यादा मौसम बेहतर हो जाता है। इस पर हमने बात करनी है जी। हमें ज्वाइन कर चुके हैं इरफान वेग साहब, डायरेक्टर हैं महकमा मौसमियात के। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हम बात कर रहे हैं कि मौसम बड़ा खुशगवार है कल शाम से लाहौर में और पंजाब के दीगर शहरों में भी। क्या ये खुशी बरकरार रहने वाली है अगले आने वाले दिनों में भी? देखिए वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। अब अगर बात करें मौसम की तो आपने जो कहा लाहौर का कि आगे खुशी बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, गर्मी रहे, हर इंसान जहाँ जहाँ है वो यही सोच रहा होता है कि जैसे गंदम जो काट रहे हैं वो कहते हैं कि अल्लाह करे बारिश ना हो। तो मैं ये बताता चलूँ कि जो लाहौर में है ये अगले 2 रोज तक तो मौसम ठीक रहेगा, लेकिन उसके बाद दोबारा से जो है ना वो गर्मी जो है ना वो आगाज हो जाएगा। इसके अलावा जो पंजाब के दूसरे इलाके हैं, बलाई पंजाब के इलाके, शुमाल मशरकी पंजाब के इलाके, जिसमें हाफजाबाद, गुजरांवाला, नारोवाल, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, इसके अलावा फैसलाबाद, शेखपुरा के इलाकों में भी जो है ना वो आंधी के साथ मजीद बारिश अगले 24 से 48 घंटे में है जी। राइट। तो इरफान साहब वैसे कराची की क्या सूरत हाल रहेगी, सिंध की क्या सूरत हाल रहेगी? देखिए कराची में तो मौसम जो है वो अब क्योंकि इतनी ज़्यादा तो हीटिंग ऐसा जो पिछले दिनों में गई थी अब वैसी तो नहीं है, तो वो के टेम्परेचर वहाँ पर ज़्यादा ही रहेगा और गर्मी तो वहाँ पर होगी, लेकिन वो जो कैफियत थी जो पिछले दिनों में हुई थी वो अभी ऐसा नहीं है। अगले 2 रोज़ में जो है वहाँ पर भी मौसम बेहतर ही रहेगा जी। अच्छा इरफान साहब, ये तो वैसे आपने 2 दिन की खुशी सुना के आगे हीट वेव का बता दिया है। मुझे ये बताएं कि ईद पे क्या एक्सपेक्ट करें? ईद पे भी मौसम शदीद गर्म रहेगा या फिर ऐसी कोई सूरत हाल बन सकती है, इस तरह से कोई नया सिलसिला हवाओं का दाखिल हो और बेहतर हो जाए सूरत हाल? देखिए ये वाला सिलसिला जब गुजरेगा उसके बाद गर्मी में इजाफा होगा और एक सिस्टम और ईद से पहले एक और स्पेल आने का चांसेस हैं, लेकिन अभी उसका जो है ना वो अभी बना नहीं है सिस्टम, उसके बारे में भी हम उसको आगाह करेंगे। ताहम जो अभी फिलवक्त जो लग रहा है कि ये वाला सिस्टम गुजर गया उसके बाद गर्मी बढ़ेगी, जैसे जैसे ईद के करीब आप आएंगे तो उसमें भी उन दिनों में भी गर्मी लग रही है। राइट। तो इरफान साहब ये जो छोटे छोटे से पैचेस आते हैं जिसमें सिस्टम दाखिल होते हैं और सिस्टम डेवलप होते हैं, इनको क्या कहते हैं? ये क्या फिनोमेना है कि जिस तरह से हमें गर्मी आते हुए बहुत सारे औकात में ऐसे लगता है कि एकदम से इतनी सर्दी आ जाती है कि लोग लिहाफ फिर से लेना शुरू कर देते हैं, जिस तरह की कल रात थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। तो ये फिनोमेनास क्या है?
देखिए हमारे यहाँ बेसिकली जो आते हैं वो मगरबी हवाओं के सिलसिले आते हैं, जो मगरब से आते हैं, मेडिटरेनियन सी में ये डेवलप होते हैं, मूव करते हुए ईरान से गुजरते हैं, अफगानिस्तान से गुजर के हमारे एरियाज में आते हैं। इस दौरान में जब ये हमारे एरिया में आते हैं तो हमें नॉर्थ से उसकी विंड्स मिलती हैं, हवाएं मिलती हैं जो कि ठंडी होती हैं। वो जब ठंडी हवाएं, जब वो नॉर्थ की विंड जो होगी वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो वो थोड़ी सारी ज़्यादा सर्दी मतलब ज़्यादा कोल्ड एयर लेकर आती हैं। अभी भी आपने देखा तो ये मगरबी हवाओं का सिलसिला जब आया, ये वेस्ट की विंड कम थी जबकि नॉर्थ की विंड थोड़ी सारी ज़्यादा थी। नॉर्थ की विंड ज़्यादा होने की वजह से इसमें जो कोल्ड का फैक्टर था वो ज़्यादा था, इसलिए आपको जो है ना ज़्यादा जो है ना इसमें सेवेरिटी नजर आई। राइट। अच्छा, और इरफान साहब, सुपर एल नीनो का जिक्र तस्करा बड़ा चलता रहा है बड़ी देर तक, हमने आपसे भी डिस्कस किया था, कहा जा रहा था मिड ऑफ मई से कुछ उसके असरात सामने आएंगे, तो क्या ऐसा होने वाला है? देखिए सुपर अल नीनो, एक तो मैं ये टर्मिनोलॉजी की ज़रा दुरुस्तगी कर दूं कि जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की डिक्शनरी में सुपर अल नीनो की टर्मिनोलॉजी नहीं है। इसको कहते हैं अगर अल नीनो होता है या स्ट्रॉन्ग अल नीनो होता है या वेरी स्ट्रॉन्ग अल नीनो होता है। ठीक है। अब अल नीनो जो होता है ये पैसिफिक ओशन में जो टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से जब एक खास मकदार तक बढ़ जाते हैं उसको अल नीनो कहते हैं, और अगर ये ज्यादा बढ़ जाए तो स्ट्रॉन्ग अल नीनो कहते हैं, और ज्यादा बढ़ जाए तो वेरी स्ट्रॉन्ग अल नीनो। ये चीज है, एक तो ये चीज होगी। अब इसका असर क्या होता है, इसका इफेक्ट ये है कि ये दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ पैटर्न्स के तहत चलते हैं। साउथ एशिया में अमूमन जो है, ये पाकिस्तान में भी अमूमन जो है मानसून में जो बारिशें होती हैं, अगर वो अल नीनो डेवलप हो जाए तो वो मानसून में बारिशें सप्रेस हो जाती हैं, मानसून में बारिशें कदरे कम होती हैं। बिल्कुल ठीक है इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें जो मौसम की सूरत हाल है उससे आगाह करने के लिए। और सुपर कहें स्ट्रॉन्ग कहें, बात तो डिसाइडेड है कि अगर एल नीनो आया तो बहुत सख्त गर्मी आने वाली है। जी हाँ, इसी के साथ जनाब आपसे चाहेंगे इजाज़त, मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।